चैप्टर 38 17 मई का दिन बिना किसी उल्लेखनीय घटना के शांतिपूर्वक बीत गया। रेगिस्तान ने एक बार फिर उन पर कब्जा कर लिया। एक मध्यम हवा विक्टोरिया को दक्षिण पश्चिम की ओर ले गई और वो कभी भी दाईं ओर या बाईं ओर नहीं मुड़ी, लेकिन उसकी छाया रेत पर बिल्कुल सीधी रेखा में बनी रही। यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर ने पानी का स्टॉक सावधानी से भर लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इन क्षेत्रों में जमीन पर नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि वे एल्यूमिनियम टोरेग्स से भरे हुए हैं। समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पठार दक्षिण की ओर ढलानदार है। हमारे यात्री मुर्जुक में अगाडेस मार्ग को पार करके एक ऐसा मार्ग जो अक्सर ऊंटों के पैरों से दबा होता है, उस शाम को उत्तरी अक्षांश के 16वें अंश और पूर्वी देशांतर के 4 डिग्री 55 मिनट पर पहुंचे। एक लंबी और नीरस दिन की यात्रा के 180 मील से अधिक पार करने के बाद दिन के समय जो ने शिकार के आखिरी टुकड़ों को तैयार किया, जिन्हें जल्दबाजी में तैयार किया गया था, और उसने रात के खाने के लिए स्निप का एक ढेर परोसा, जिसे बहुत पसंद किया गया। हवा अच्छी चल रही थी। डॉक्टर ने रात के दौरान आगे बढ़ने का फैसला किया। चांद, जो अभी भी लगभग पूर्ण पर था, अपनी चमक के साथ इसे रोशन कर रहा था। विक्टोरिया 500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गई और लगभग 60 मील की अपनी रात की यात्रा के दौरान एक शिशु की कोमल नींद उसकी गति से बाधित नहीं हुई होगी। रविवार की सुबह हवा की दिशा फिर बदल गई और यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। कुछ कौवे हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए और दूर क्षितिज पर गिद्धों का झुंड दिखाई दिया, जो सौभाग्य से थोड़ी दूरी पर ही रहे। इन पक्षियों को देखकर जो ने अपने मालिक को 2 गुब्बारे रखने के विचार की सराहना की। हम कहाँ होंगे, उन्होंने कहा, केवल एक गुब्बारे के साथ। दूसरा गुब्बारा जहाज के लिए जीवन रक्षक नाव की तरह है। जहाज के टूटने की स्थिति में हम हमेशा उसमें सवार होकर भाग सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, दोस्त जो, डॉक्टर ने कहा, सिर्फ इतना कि मेरी जीवन नाव मुझे थोड़ी बेचैनी देती है। यह मुख्य नाव जितनी अच्छी नहीं है। इससे आपका क्या मतलब है, डॉक्टर? कैनेडी ने पूछा। मेरे कहने का मतलब है कि नई विक्टोरिया पुरानी वाली जितनी अच्छी नहीं है। चाहे वह जिस चीज से बनी है वो बहुत ज्यादा घिस गई हो, या सर्पिल की गर्मी ने गुट्टा पर्चा को पिघला दिया हो, मैं गैस की एक निश्चित कमी देख सकता हूँ। यह अब तक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह ध्यान देने योग्य है। हमारे अंदर डूबने की प्रवृत्ति है, और अपनी ऊंचाई बनाए रखने के लिए मैं हाइड्रोजन को ज्यादा फैलाव देने के लिए बाध्य हूँ। दुष्ट, कैनेडी ने चिंता से कहा, मुझे इसके लिए कोई उपाय नहीं दिखता। कोई नहीं है, डिक, और इसीलिए हमें अपनी प्रगति तेज करनी होगी और रात में रुकने से भी बचना होगा। क्या हम अभी भी तट से दूर हैं? जो ने पूछा। कौन सा तट, मेरे बेटे? हम कैसे जान सकते हैं कि संयोग हमें कहाँ ले जाएगा? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि टिम्बक्टू अभी भी पश्चिम की ओर लगभग 400 मील दूर है। और हमें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? अगर हवा हमें बहुत दूर नहीं ले गई, तो मुझे उम्मीद है कि हम मंगलवार शाम तक उस शहर में पहुँच जाएंगे। तब जो ने खुले रेगिस्तान में घूमते हुए जानवरों और मनुष्यों की एक लंबी कतार की ओर इशारा करते हुए कहा, हम उस कारवां से पहले वहां पहुंच जाएंगे। फर्ग्यूसन और कैनेडी ने झुककर देखा तो एक बहुत बड़ा काफिला था। कम से कम 150 ऊंट ऐसे थे जो 12 मुत्काल सोने या लगभग $25 में टिम्बक्टू से ताफिलेट तक 500 पाउंड का भार लेकर जाते थे। प्रत्येक जानवर की पूंछ पर उसका मलमूत्र रखने के लिए एक थैला लटका हुआ था। रेगिस्तान पार करते समय कारवां जिस ईंधन पर निर्भर रह सकता था, वह यही था। ये तोरेग ऊंट बहुत ही बेहतरीन नस्ल के होते हैं। ये 3 से 7 दिन तक बिना पानी पिए और 2 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं। इनकी रफ्तार घोड़े से ज्यादा होती है और ये खबीर या कारवां के मार्गदर्शक की आवाज को बड़ी समझदारी से मानते हैं। देश में इन्हें मेहरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ने यह विवरण दिया, जबकि उसके साथी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ को देख रहे थे, जो पैदल ही आगे बढ़ रहे थे और रेत के ढेर पर मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, और उस पर उगी हुई छोटी छोटी बिच्छू, बूटी, सूखी घास और छोटी छोटी झाड़ियां उन्हें अपनी जगह पर नहीं रख पा रही थीं। हवा ने उनके पैरों के निशानों को लगभग तुरंत ही मिटा दिया।
जो ने पूछा कि अरब लोग रेगिस्तान को पार करने में कैसे कामयाब हुए तथा इस विशाल एकांत में दूर दूर तक फैले कुछ कुओं तक कैसे पहुंचे। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने कहा, अरबों को प्रकृति ने अपना रास्ता खोजने की अद्भुत प्रवृत्ति दी है। जहां एक यूरोपीय को परेशानी हो सकती है, वे एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा, एक कंकड़, घास का एक गुच्छा, रेत में रंग की एक अलग छाया, उन्हें सटीक मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। रात के समय वे ध्रुवीय तारे के अनुसार चलते हैं। वे कभी भी 2 मील प्रति घंटे से अधिक की यात्रा नहीं करते हैं और दोपहर की गर्मी के दौरान हमेशा आराम करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा को पार करने में उन्हें कितना समय लगता है, जो 900 मील से अधिक चौड़ा रेगिस्तान है। लेकिन विक्टोरिया अरबों की चकित निगाहों से पहले ही गायब हो चुकी थी, जिन्हें उसकी तेजी से ईर्ष्या हुई होगी। उस शाम वह 2 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरी और रात के दौरान अपने पीछे 1 और डिग्री छोड़ गई। सोमवार को मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश बहुत तेज होने लगी और न केवल गुब्बारे को इस बाढ़ की ताकत का सामना करना पड़ा, बल्कि पूरी मशीन, कार और सब कुछ गीला होने से वजन भी बढ़ गया। इस लगातार बारिश के कारण दलदल और दलदल बन गए जो देश की एकमात्र सतह थी। हालांकि मिमोसा, बाओबाब और इमली के पेड़ों के साथ वनस्पति फिर से दिखाई देने लगी। सुनहरे देश ऐसा ही था, जिसके गांवों की छतें अर्मेनियाई टोपी की तरह उल्टी हुई थीं। वहां बहुत कम पहाड़ थे और केवल ऐसी पहाड़ियां थीं जो खड्डों और तालाबों को बनाने के लिए पर्याप्त थीं, जहां पिंटाडो और स्निप्स तैरते और गोते लगाते थे। यहाँ वहां एक तेज धारा ने सड़कों को काट दिया और स्थानीय लोगों को पेड़ से पेड़ तक फैली लंबी लताओं पर सवार होकर इसे पार करना पड़ा। जंगलों की जगह जंगल बन गए, जहां मगरमच्छ, दरियाई घोड़े और गैंडे अपना ठिकाना बनाते थे। डॉक्टर ने कहा, हमें नाइजर देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ी नदियों के आसपास के इलाकों में देश की सूरत हमेशा बदलती रहती है। ये चलती हुई सड़कें, जैसा कि उन्हें कभी कभी सही कहा जाता है, पहले अपने साथ वनस्पति लेकर आई थीं और अंत में वे सभ्यता भी लेकर आएंगी। इस प्रकार 2500 मील की अपनी यात्रा में नाइजर ने अपने किनारों पर अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण शहरों को बिखेर दिया है। वैसे, जो ने कहा, इससे मुझे ईश्वर की अच्छाई के प्रशंसक द्वारा कही गई बात याद आ गई, जिसने ईश्वर की दूरदर्शिता की प्रशंसा की थी, जिसके कारण नदियां आमतौर पर बड़े शहरों के करीब बहती थीं। दोपहर के समय विक्टोरिया एक छोटे से कस्बे के ऊपर से गुजर रही थी, जो दयनीय झोपड़ियों का एक समूह मात्र था, जो कभी गोवा की महान राजधानी हुआ करता था। डॉक्टर ने कहा, यही वह जगह थी जहां बार्थ ने टिम्बक्टू से लौटते समय नाइजर को पार किया था। ये प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध नदी है, नील नदी की प्रतिद्वंद्वी, जिसे मूर्तिपूजक अंधविश्वासों ने आकाशीय उत्पत्ति का श्रेय दिया है। नील नदी की तरह इसने भी सभी युगों में भूगोलवेताओं का ध्यान आकर्षित किया है और इसकी तरह इसके अन्वेषण ने भी कई लोगों की जान ली है। हाँ, उनमें से कई लोग दूसरे के कारण मारे गए हैं। नाइजर नदी अपने किनारों के बीच से विस्तृत रूप से बहती थी तथा इसका पानी कुछ तीव्र प्रवाह के साथ दक्षिण की ओर बहता था, लेकिन हमारे यात्री, जो तेजी से नदी की ओर बढ़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से इसकी विचित्र रूपरेखा की एक झलक पा सके। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने कहा, मैं आपसे इस नदी के बारे में बात करना चाहता था और यह पहले से ही हमसे बहुत दूर है। ध्युलेबा, मेयो, अघेरेव, क्वोरा और अन्य नामों के तहत ये देश के एक विशाल क्षेत्र को पार करती है और लंबाई में लगभग नील नदी के बराबर है। ये नाम केवल नदी को दर्शाते हैं, उन देशों की बोलियों के अनुसार जिनसे ये गुजरती है। क्या डॉक्टर बार्थ ने यही रास्ता अपनाया? कैनेडी ने पूछा। नहीं, देख, चैक झील को छोड़कर वह बोनो के विभिन्न शहरों से गुजरा और गोवा से 4 डिग्री नीचे से में नाइजर को पार किया। फिर वो उन अज्ञात देशों की गोद में घुस गया जिन्हें नाइजर ने अपनी कोहनी में समेट रखा है, और 8 महीनों की ताज़ा थकान के बाद वह टिम्बक्टू पहुंचा। ये सब हम इतनी तेज हवा के साथ लगभग 3 दिनों में कर सकते हैं। क्या नाइजर के स्रोतों की खोज हो गई है? जो ने पूछा। बहुत समय पहले, डॉक्टर ने जवाब दिया।
नाइजर और उसकी सहायक नदियों की खोज कई अभियानों का उद्देश्य थी, जिनमें से मुख्य का मैं उल्लेख करूंगा। 1749 और 1758 के बीच एडमिसन ने नदी का सर्वेक्षण किया और गोरिया का दौरा किया। 1785 से 1788 तक गोलबेरी और जियोफरॉय ने सेनेगंबिया के रेगिस्तानों में यात्रा की और मूरों के देश तक चढ़ गए, जिन्होंने सौग्निया, ब्रिसन, एडम, रिले, कोचलेट और कई अन्य दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की हत्या कर दी। फिर सर वाल्टर स्कॉट के मित्र और उनकी तरह जन्म से स्कॉटिश निवासी प्रसिद्ध मुंगो पाक आए। अफ्रीकन सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 1795 में भेजे जाने पर वह बम्बरा तक गए, नाइजर को देखा, एक गुलाम व्यापारी के साथ 500 मील की यात्रा की, गैम्बिया नदी की टोली और 1797 में इंग्लैंड लौट आए। 30 जनवरी 1805 को वह अपने बहनोई एंडरसन, डिजाइनर स्कॉट और कामगारों के एक गिरोह के साथ फिर से निकल पड़े। वह गोरिया पहुंचे, वहां उनके दल में 35 सैनिकों की एक टुकड़ी शामिल हुई और 19 अगस्त को उन्होंने फिर से नाइजर को देखा। लेकिन उस समय तक थकान, अभाव, दुर्व्यवहार, मौसम की खराबी और देश की अस्वस्थता के कारण दल में शामिल 40 यूरोपीय लोगों में से केवल 11 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। 16 नवंबर को मुंगो पाक से आखिरी पत्र उनकी पत्नी तक पहुंचा और 1 साल बाद उस देश के एक व्यापारी ने जानकारी दी कि 30 दिसंबर को नाइजर के बूसा तक पहुंचने पर उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्री की नाव नदी के उस हिस्से में झरनों के कारण उलट गई और स्थानीय लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और उसके भयानक भाग्य ने उस नदी की खोज करने के अन्य लोगों के प्रयासों को नहीं रोका। इसके विपरीत डिक तब से 2 उद्देश्य थे, अर्थात खोए हुए व्यक्ति के कागजात को पुनः प्राप्त करना, साथ ही अन्वेषण को आगे बढ़ाना। 1816 में एक अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मेजर ग्रे ने भाग लिया। ये सेनेगल पहुंचा, फोंटा जालोन में घुस गया, फौल्लाह और मंडिंगो आबादी का दौरा किया और आगे के परिणामों के बिना इंग्लैंड लौट आया। 1822 में मेजर लैंग ने ब्रिटिश कब्जे के पास अफ्रीका के पूरे पश्चिमी हिस्से की खोज की और वह नाइजर के स्रोतों तक पहुंच गया और उसके दस्तावेजों के अनुसार वह झरना जिसमें वह विशाल नदी अपना उद्गम करती है, 2 फीट चौड़ा नहीं है। कूदना आसान है, जो ने कहा। कैसे आसान है न? डॉक्टर ने जवाब दिया। अगर हम परंपरा पर विश्वास करें तो जो कोई भी उस झरने को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे तुरंत निगल लिया जाता है, और जो कोई भी उससे पानी खींचने की कोशिश करता है, उसे एक अदृश्य हाथ से घृणा होती है। मैं मानता हूं कि एक आदमी को इस बात पर विश्वास न करने का अधिकार है। जो ने जोर दिया। ओह जरूर। 5 साल बाद मेजर लैंग की नियति थी कि वह सहारा के रेगिस्तान को पार करके टिम्बक्टू में घुस जाए और वहां से कुछ मील ऊपर ओलाड शिमन के हाथों गला घोंटकर मर जाए, जो उसे मुसलमान बनने के लिए मजबूर करना चाहता था। फिर एक और शिकार, खिलाड़ी ने कहा। तब एक साहसी युवक ने अपने सीमित संसाधनों के साथ आधुनिक यात्राओं में सबसे आश्चर्यजनक यात्रा की और उसे पूरा किया। मेरा मतलब है फ्रांसीसी रेने कैली, जिन्होंने 1819 और 1824 में कई प्रयासों के बाद 19 अप्रैल 1827 को रियो नुनेस से फिर यात्रा शुरू की। 3 अगस्त को वे टिमे पहुंचे, इतने थके हुए और बीमार कि वे 6 महीने बाद जनवरी 1828 तक अपनी यात्रा फिर से शुरू नहीं कर सके। इसके बाद वे एक कारवां में शामिल हो गए और अपनी ओरिएंटल पोशाक की सुरक्षा में 10 मार्च को नाइजर पहुंचे, जेने शहर में प्रवेश किया, नदी पर चढ़े और टिम्बक्टू तक नीचे उतरे, जहां वे 30 अप्रैल को पहुंचे। 1760 में एक अन्य फ्रांसीसी, जिसका नाम इम्बट था, और 1810 में एक अंग्रेज, रॉबर्ट एडम्स ने इस अजीब जगह को देखा था, लेकिन रेने कैली पहले यूरोपीय थे जो इस बारे में कोई प्रामाणिक डेटा वापस ला सकते थे। 4 मई को उन्होंने इस रेगिस्तान की रानी को छोड़ दिया। 9 तारीख को उन्होंने उस जगह का सर्वेक्षण किया जहां मेजर लैंग की हत्या हुई थी। 19 तारीख को वे एल रोआन पहुंचे और उस व्यापारिक शहर को छोड़ दिया ताकि सूडान और अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों के बीच के विशाल एकांत को पार करने में 1000 खतरों का सामना कर सकें। आखिरकार उन्होंने टेंजियर्स में प्रवेश किया और 28 सितंबर को टूलोन के लिए रवाना हुए। 19 महीनों में 180 दिनों की बीमारी के बावजूद उन्होंने पश्चिम से उत्तर तक अफ्रीका को पार कर लिया था।
अगर केली इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो उन्हें आधुनिक समय के सबसे साहसी यात्री के रूप में सम्मानित किया जाता, जैसा कि मुंगो पाक के मामले में हुआ था। लेकिन फ्रांस में उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सराहना नहीं की गई। कैनेडी ने कहा, वह एक मजबूत व्यक्ति था, लेकिन उसका क्या हुआ? उनकी मृत्यु 29 वर्ष की आयु में उनकी लंबी थकान के कारण हुई। उन्होंने सोचा कि 1828 में उन्हें भौगोलिक सोसाइटी का पुरस्कार देकर उन्होंने काफी कुछ किया है, इंग्लैंड में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाता। जब वे इस असाधारण यात्रा को पूरा कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने इसी तरह के उद्यम की कल्पना की थी और उसे समान साहस के साथ, यदि समान सौभाग्य के साथ नहीं, तो भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये कैप्टन क्लैपर्टन था, जो डेनहेम का साथी था। 1829 में वह बेनिन की खाड़ी के पश्चिमी तट से अफ्रीका में फिर से दाखिल हुआ। फिर वह मुंगो पाक और लैंग के रास्ते पर चला, बौसा में मुंगो की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज बरामद किए और 20 अगस्त को सेकाटो पहुंचा, जहां उसे पकड़ लिया गया और एक कैदी के रूप में रखा गया, जब तक कि वह अपने वफादार परिचारक रिचर्ड लैंडर की बाहों में मर नहीं गया। और इस लैंडर का क्या हुआ? जो ने गहरी दिलचस्पी से पूछा। वह तट पर फिर से कब्जा करने में सफल रहा और लंदन लौट आया, अपने साथ कप्तान के कागजात और अपनी यात्रा का सटीक विवरण लाया। फिर उसने नाइजर की टोह लेने के लिए सरकार को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वह अपने साथ अपने भाई जॉन को ले गया, जो कॉर्नवाल में एक गरीब जोड़े का दूसरा बच्चा था, और साथ में इन लोगों ने 1829 और 1831 के बीच बूसा से नदी के मुहाने तक नदी को फिर से उतारा और गांव-गांव, मील-मील का वर्णन किया। कैनेडी ने पूछा, तो दोनों भाई एक ही भाग्य से बच गए? हाँ, कम से कम इस अभियान पर तो ऐसा ही था, लेकिन 1833 में रिचर्ड ने नाइजर की तीसरी यात्रा की और नदी के मुहाने के पास गोली लगने से मारे गए। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस देश से हम अभी गुजर रहे हैं, उसने आत्म बलिदान के कुछ महान उदाहरण देखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर उनके बदले में मौत ही मिली है।